अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना और ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो कि हर खुशी हर गम वक्ती होता है। ठीक है, तो अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते हैं, वीडियो के बीच में मैं ये बात बताऊंगा कि मैंने ये क्यों बोला कि हर खुशी और हर गम वक्ती होता है। ठीक है, चलो अच्छा, आज जो है अपना चैप्टर नंबर 12 नहीं है बल्कि चैप्टर नंबर आई थिंक ये 13 है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर है ये। हाँ, चैप्टर 12 ही है। तो चैप्टर 12 पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस करेंगे 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। जो बच्चा इस वीडियो को इग्नोर करेगा उसके जो है वो A+ इग्नोर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऐसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको कि यार आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चीता हो जाओगे, चीता यानी फास्ट हो जाओगे, फास्ट। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हमारे स्टडी बैच जो है वो शुरू हो गए हैं। जल्दी से जल्दी बैच इनरोल करो क्योंकि इस बार बैच के अंदर मिलेगा स्टूडेंट पोर्टल। ये होता है हमारा स्टूडेंट पोर्टल। ये देखो, ये रहा हमारा स्टूडेंट पोर्टल, ये रहा हमारा स्टूडेंट पोर्टल। इस स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर आपके पास लाइव क्लासेस, लेक्चर्स, माय कोर्स, टेस्ट, एग्जाम, नोट्स। अब बोलोगे सर ये तो सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है, खोल के देख लेते हैं। ये देखो, ये आ गया आपके पास गैस पेपर का सॉल्व, ये आ गया आपके पास नोट्स। ठीक है, इसी तरह से ये आ गया आपके पास लेक्चर्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास, जस्ट एक क्लिक आप करेंगे लेक्चर्स आपके पास सारे खुल जाएंगे। ये देखो, इस तरह लेक्चर सामने आ जाएंगे, पूरी बुक के लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं। तो भाई जल्दी से जो है वो आपने क्या करना है, बैच को इनरोल करना है। बैच की फ़ीस 5,000 रुपये है पूरे साल के लिए, क्योंकि स्टूडेंट पोर्टल बहुत महंगा है इसीलिए 5,000 रखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि देखो, याद रखना, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन नहीं लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? सबसे पहले तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EM वेव। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? क्योंकि बार बार जब हमें लिखना होगा तो हम बार बार इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे EM वेव। E का मतलब इलेक्ट्रो, M का मतलब मैग्नेटिक, W का मतलब ये वेव। ठीक है, EMW नहीं कहेंगे, EM वेव। E का मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो E का मतलब इलेक्ट्रो, M का मतलब मैग्नेटिक और ये वेव। पहली बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां कहां है ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। याद रखो, इस दौर में अगर मैं दुनिया से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म कर दूं, मैं कहूं कि मैं एक दिन के लिए दुनिया से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म कर रहा हूं, तो क्या होगा? ठीक है, आपको लाइट नजर आना बंद हो जाएगी। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। सही है, अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होती। आपका इंटरनेट जो है वो बंद हो जाएगा, आपका जो है वो हर बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो रुक जाएंगी। ठीक है, ये जो आपके प्लेन उड़ रहे हैं आसमानों में ये रुक जाएंगे। ठीक है, ये जो आपके आसमानों में प्लेन उड़ रहे हैं ये जो है वो रुक जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो बड़ी बड़ी जंगें हो रही हैं दुनिया में ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी। आप बोलोगे सर क्यों? अभी बताता हूँ। ये जितनी भी वॉर्स इस दुनिया में चल रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है, वॉर ख़त्म हो जाएगी। अभी बता रहा हूँ, परेशान नहीं हो। ठीक है, आपकी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके मामलात रुक जाएंगे, यानी समझ लो सारी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ से चली जाएगी। ये जितनी भी आपके पास टेक्नोलॉजी है ना, ये जो आप मोबाइल देख रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ये जो आप प्लेन में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ये जो आप रेल में, रेलगाड़ी इतनी तेज़ चल रही है ये भी रुक जाएगी। अब कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सिग्नल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक सिग्नल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए से सिग्नल A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कोई बात है, यहां पर कोई बात है, इस बात को मैं यहां पहुंचाना जा रहा हूं। A पॉइंट पर मेरे पास कोई मैसेज है,
ए पॉइंट पर, समझना, ए पॉइंट पर मेरे पास कोई मैसेज है, मैं बी पॉइंट पर पहुंचाना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मैं यूज करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बगैर तार के। देखो पहले के दौर में याद करो, टेलीफोन के लिए, इंटरनेट के लिए, टीवी के लिए, हर चीज़ के लिए वायर लगते थे इलाकों में। अब लगते हैं, इंटरनेट के लिए तो चलो फाइबर केबल लगता है, सही है, लेकिन वाईफाई में क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, प्लेन को सिग्नल कैसे पहुंचाते हैं? क्योंकि प्लेन तो हमेशा ज़मीन से कम्युनिकेट करता है, हमेशा अपना सिग्नल ज़मीन पे भेजता रहता है। कौन सा तार लगा हुआ होता है प्लेन में? खुद सोचो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ लो ये प्लेन है, ये समझ लो ये कंट्रोल टावर है, ये कंट्रोल टावर है, यहां पर हमारा प्लेन मौजूद है। प्लेन यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहुंचाएगा यहां पर टावर पर, और टावर जितने भी प्लेन मौजूद हैं आसमान में उन सबको कम्युनिकेट करेगा ताकि वो टकराएं नहीं, सेफ लैंडिंग करें, कोई मसला ना बने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट के लिए, प्लेन के लिए, वॉर के लिए, और स्पेस में जो रिसर्च हो रही है। आप एक बात तो सोचो बच्चों कि कैसे चांद पे मौजूद कोई चीज़ सिग्नल भेज देती है ज़मीन पर। कभी दिमाग में आई ये बात? कैसे चांद पे मौजूद कोई चीज़ ज़मीन पे सिग्नल भेज रही होती है? कैसे होता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे आती है ये भी बताता हूँ, परेशान ना हो, ये भी समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे आती है ये भी समझाता हूँ, समझ गए? अब देखो, ज़मीन पर नासा का स्पेस रिसर्च सेंटर मौजूद है। नासा को कोई पैगाम पहुंचाना है चांद पर एस्ट्रोनॉट मौजूद है, तो क्या करेगा नासा? जोंग वालों से कॉल करवाएगा या टेलीनॉर से कॉल करवाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं करेगा नासा। या फिर कोई तार लगाएगा ज़मीन से चांद तक? पता है कितना बड़ा डिस्टेंस है ज़मीन से चांद तक? इतना बड़ा तार नहीं लगाया जा सकता, या कोई लगा हुआ है? नहीं। अब क्या होगा? नासा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल स्पेस में जाएगा और चांद पर मौजूद हमारे एस्ट्रोनॉट को पता चल जाएगा कि क्या सिग्नल भेजा गया है। अब वो कोई भी पैगाम हो सकता है, शायद वापस बुला रहे हो, ठीक है? बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी ज़रूरी है? अब समझाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती कैसे है। ये वर्ड याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इस अल्फाज को आपने जो है वो याद रखना है। अब देखो समझो होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे आती है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जब तक समझ ही नहीं आएगा जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पता होगी। अच्छा, आपके माइक्रोवेव में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, शुरू में मैंने वो चलाया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला, ठीक है? तो उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती कैसे है, समझो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक्सेलरेट करेगा, क्या करेगा? एक्सेलरेट। जब ये एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट का मतलब इसमें एक्सेलरेशन आएगी। देखो पीछे पढ़ चुके हो ना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी क्या होती है? s/t, कितना डिस्टेंस में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, और अगर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करा दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। काइनेमेटिक्स के चैप्टर में पूरा पढ़ा है ना। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराओगे, ए दोगे, उसे एक्सेलरेशन दोगे, तो आपके पास पैदा होगी आपके पास पैदा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सही, FIELD फील्ड। मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, सही। अब देखो जरा, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सेलरेट किया इस तरह से, सर्कुलर तो नहीं, इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गई?
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। समझ गए? सही है, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सही है। अच्छा, उसके बाद परपेंडिकुलर, उसके बाद ये परपेंडिकुलर फॉर्म में आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ गई आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा समझना डिटेल में। अभी मैं स्पेक्ट्रम भी दिखाऊंगा, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम भी दिखाऊंगा, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत डिटेल में ये चैप्टर समझाना है मैंने आप लोगों को। सही है। अब समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, EF इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। आलोक पांड्या का एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्शन करके दिखाया था ना कि यूं यूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट निकल रही होती है, यूं कर कर। सही है। तो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है। सही है। तो समझ में आया कि भाई यूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूं मैग्नेटिक फील्ड। यूं देखो, ये यूं जा रही है, ये यूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी 90 का एंगल बनाती है। बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ कहाँ पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से दिखेगी। अब 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ, समझ लो। ट्रांसवर्स वेव, TRA, ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसफर वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, ट्रांसवर्स हो गया ये तो, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसफर वेव है। ट्रांसफर वेव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर भी हैं। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। ये देखो, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। और समझो ये 3 डायरेक्शनें बन रही हैं, 3 डायरेक्शनें बन रही हैं। ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, या ये भी कर सकते हो, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो तीनों डायरेक्शन ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उस डायरेक्शन में मोशन हो रही है। अब बोर्ड 2D है, वो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं यूं दिखा रहा हूँ। ये देख लो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों मार्कर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। समझ लो, इस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे समझाता हूँ। अच्छा, अब इसकी स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? याद रखना, वैक्यूम 3 × 10⁸ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸। फिर बता रहा हूँ, 3 × 10⁸। फिर बता रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई, ये देखो, ये स्पीड हमने पढ़ी थी मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड हमने पढ़ी थी किसके अंदर? यही स्पीड हमने पढ़ी थी स्पीड ऑफ लाइट। तो वैक्यूम के अंदर, ये फिर कह रहा हूँ वैक्यूम, वैक्यूम मतलब स्पेस, हमारा जो स्पेस मौजूद है ना उसे हम वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम में अगर आप जाओगे तो आपके पास कितनी आएगी इसकी स्पीड? अगर वैक्यूम में जाओगे तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? 3 × 10⁸। अच्छा, अब देखो, नो मीडियम, देखो ये एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ये मैकेनिकल वेव नहीं है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। क्यों मीडियम नहीं चाहिए होता? अब ज़रा बात समझना, स्पेस के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करता स्पेस में। क्यों? क्योंकि स्पेस में पार्टिकल्स नहीं हैं, गैस नहीं है। इसीलिए अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़े होकर भी मेरे कान में कुछ बोलेगा तो वो मुझे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में कोई एयर नहीं है। अभी मुझे आपको मेरी आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि अभी एयर है, तो एयर के पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा, और वो इसमें जा रहे हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जिससे आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है।
मगर समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आसमानों में ट्रैवल करती है, मतलब स्पेस में ट्रैवल कर पाती है। फिर समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मोशन करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मोशन करने के लिए, समझना ज़रा इधर, ये साउंड है, इसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। कैसे कि अगर पार्टिकल मौजूद होंगे तो एक बंदे को दूसरे बंदे का आवाज़ सुनाई देगी। अगर मैं पार्टिकल बीच में से हटा दूं, ये जो छोटे छोटे डॉट्स थे ये पार्टिकल है, अब इस बंदे की आवाज़ इसको सुनाई नहीं देगी चाहे जितना भी करीब खड़े हुए हों। लेकिन अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले आऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले आऊं, अभी भी कोई मीडियम, कोई पार्टिकल, कोई गैस नहीं है, मगर फिर भी अगर ये बंदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करे तो इस बंदे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगी, क्योंकि कोई मीडियम नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए। मगर साउंड में मीडियम होना चाहिए। मीडियम यानी ये जो बीच में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। अब समझते हैं। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिरयानी है, बहुत अच्छी बात समझ आने वाली है। बिरयानी है, ज़्यादा मिर्चें डालोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल मिर्चें डालोगे तो नॉर्मल, थोड़ी मिर्चें डालोगे तो टेस्टी, ज़्यादा मिर्चें डालोगे तो टेस्टी बगैर स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल दोगे तो स्पाइसी, इतनी ज़्यादा मिर्चें डाल दोगे कि भाई खाने के काबिल ही नहीं रहेगी। समझाता हूँ, इधर समझो। अब समझना, अब समझाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको अपने पास लिखते रहो सारी चीज़ों को, ये बहुत हेल्प करेगा ज़िंदगी में आगे जाके। असल में यही कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं मिल पाता तो बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लो। देखो भाई, सबसे पहले बिरयानी की एग्जांपल देखो। बिरयानी, अब आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चल रहा होगा कि क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ गई। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकल कर आता है। अब देखो, बिरयानी है, हमने मिर्चें डाली 1 चम्मच, तो क्या बनेगी, नॉर्मल बिरयानी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मसाला कम होगा ना तो नॉर्मल लगेगी। अब हमने मिर्चें डाली 2 चम्मच, तो क्या बन गई, टेस्टी बन गई। ठीक है, अब हमने मिर्चें डाली 3 चम्मच, स्पाइसी बनी है मगर टेस्टी है। अब हमने मिर्चें डाल दी 4 चम्मच, ये बन गई स्पाइसी। अब हमने मिर्चें डाल दी 5 चम्मच, ये बन गई आपके पास खाने के काबिल ही नहीं रही, क्योंकि 5 चम्मच बिरयानी 5 चम्मच मिर्चें डाल दी आपने कम बिरयानी में, तो खा पाओगे, इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं खा पाओगे, तो ईट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। थी बिरयानी मगर चम्मच बढ़ता गया मिर्चों का। देखो समझना, थी बिरयानी मगर चम्मच बढ़ता गया मिर्चों का, तो उसका क्या बदलती गई, उसकी कंडीशन बदलती गई। इसी तरह से होगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो वो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी जो है वो कंडीशन बदलती रहेगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इतनी से इतनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैं बता, वेवलेंथ तो मैंने आपको पढ़ा दी थी ना पीछे, और फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा दी थी। चलो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोबारा बता देता हूं, वरना बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो रहा होगा। ये समझ में आ गया, 1 चम्मच बिरयानी, 1 चम्मच मिर्चें डाली नॉर्मल, 2 चम्मच मिर्चें डाली टेस्टी, 3 चम्मच मिर्चें डाली स्पाइसी है मगर टेस्टी है, 4 चम्मच मिर्चें डाली स्पाइसी हो गई है, 5 चम्मच मिर्चें डाल दी, अब कोई खा ही नहीं पा रहा। सही है। अब इसी तरह से पहले फ्रीक्वेंसी समझ लो। अच्छा, एनर्जी भी होती है, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। फ्रीक्वेंसी ये है F = 1/T, यानी कितनी वेव्स आ रही हैं 1 सेकेंड में। अभी देखो कितनी, देखो जब ये एक ऊपर वाला पार्ट आ जाए और एक नीचे वाला पार्ट आ जाए तो इसे हम बोलते हैं 1 वेव, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी तो वेव है ना, तो इसे हम 1 वेव बोलते हैं। जब एक ऊपर वाला पार्ट आ जाए और एक नीचे वाला पार्ट आ जाए तो ये 1 वेव होती है। तो एक फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, एक वेव आई है 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ठीक है, 1 आ गई।
अच्छा, इसी तरह से वेवलेंथ हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, स्पेलिंग लिख देता हूं, ठीक है, क्रस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की स्पेलिंग CREST, क्रस्ट, और ये ट्रफ, TROUGHT, ट्रफ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट और एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ, ये वेवलेंथ होती है। बेसिकली ये जो वेव बनी हुई है ना, इस तरह से वेव आती है, तो इसी वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ, वेवलेंथ। अब समझना, जब ये वेवलेंथ बड़ी आएगी, अच्छा एक और चीज समझो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी छोटी वेवलेंथ होगी। देखो समझो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है तो वेवलेंथ देखो छोटी हो गई। देखो यहां पर वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक है, यहां पर वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक है, और यहां पर वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ। देखो यहां पर वेवलेंथ कितनी बड़ी आई, तो आपने देखा यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। अब आपने देखा कि अगर वेवलेंथ बड़ी आ रही है, वेवलेंथ बड़ी आएगी तो फ्रीक्वेंसी कम आएगी, वेवलेंथ ज्यादा आएगी तो फ्रीक्वेंसी कम आएगी, और फ्रीक्वेंसी कम आएगी तो एनर्जी भी कम आएगी। सही है, यहां देखो अगर वेवलेंथ छोटी आ रही है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी और एनर्जी भी ज्यादा आएगी। बात समझे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी और एनर्जी ज्यादा आएगी, क्योंकि वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, वेव ज्यादा आ रही हैं, ज्यादा वेव आएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बात समझ आ गई। अब मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मुख्तलिफ नाम दे दिया है, बराबर में चल रहा होगा उसको देखो। मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पे हमने वेवलेंथ को मुख्तलिफ नाम दे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वेवलेंथ 1 मल्टीप्लाई, समझना, अगर इसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें आपके पास मौजूद तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, मगर उसकी वैल्यू चेंज होने से उसकी कंडीशन चेंज हो रही है। सही है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होने से कंडीशन चेंज हो रही है। अब देखो, अगर रेडियो वेव, याद रखना रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। जैसे मैंने बिरयानी से समझाया ना कि अगर बिरयानी में वो बिरयानी में अगर आप वो ज़्यादा डाल दोगे स्पाइस, मिर्चें, तो वो स्पाइसी कहलाएगी, रहेगी तो बिरयानी ही ना। इसी तरह से रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। सही है, रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मगर इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आती है, कम, वेवलेंथ ज़्यादा आती है। देखो बराबर में देखो, वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से लेकर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अच्छा, ये वेवलेंथ हो गई। अब फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है, 10 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। देखो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, समझना, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, अब कोई चीज़ आएगी तो उस पर कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना। आपने वेवलेंथ पता की, इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो वेवलेंथ, E = HF, ये H प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये E एनर्जी है, F फ्रीक्वेंसी है। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, C = F लैम्डा। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले लिख के रखना, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज कर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होती है, ये चीजें निकाल सकते हो। सही है। अच्छा, तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, आपने वेवलेंथ निकाली, वेवलेंथ आ गई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, यानी देखो ना 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, -2 और 1, -2 और 3 के दरमियान आएगा। देखो ये तो हम बचपने में पढ़ चुके हैं ना। आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, आपने उसकी
वेवलेंथ निकाली जो कि आई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये कहाँ पर, ये वेव कौन सी होगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहलाएगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडियो वेव कहलाएगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ 3 और -2 के दरमियान में आ रही है, 3 और -2 के दरमियान में आ रही है। फ्रीक्वेंसी निकाली 5 आ गई, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो आप कहोगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडियो वेव है जो कि हमारे सिग्नल के लिए यूज़ होती है। मैंने कहा था ना इंटरनेट या कम्युनिकेशन, तो इसमें हम रेडियो वेव यूज़ करते हैं। रेडियो सिग्नल क्या आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, कोई तार तो नहीं लगा होता ना, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे एंटीना पे आके लगती है और हमें आवाज़ सुनाई देने लगती है। सही है, समझ में आ गया। अब जैसे जैसे देखो, अब वेवलेंथ क्या होती जा रही है, छोटी, देख रहे हो, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। यानी जैसे जैसे वेवलेंथ छोटी होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन है। अब एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रही है, अब आते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज़्यादा होगी, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। अब अगर आपके पास वेवलेंथ आ रही है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 से लेकर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 से लेकर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 तक। तो अब देखो, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूसरा नाम देते जा रहे हैं, मुख्तलिफ नाम देते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होती है। माइक्रोवेव कहाँ यूज़ होती है, माइक्रोवेव अवन में, स्पेस में सिग्नल पहुँचाने में, और आपके पास जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे ये यूज़ कर रहे होते हैं। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो उधर बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। अब आपके पास माइक्रोवेव आ रही है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और -5 इसके दरमियान, तो ये माइक्रोवेव कहलाएगी। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता दी, आपने उसकी वेवलेंथ निकाली 1 मल्टीप्लाई -3 आ गई, तो -2 और -5 के दरमियान है ना, तो माइक्रोवेव कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी ये आएगी। अब इसी तरह से देखते जाओ कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, सॉरी, वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। सही है। अच्छा, अब सबसे ख़तरनाक, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ख़तरनाक होती रहेगी। सन से जो हमारे पास लाइट आ रही है, लाइट भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सारी हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि लाइट है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर आपके पास वैल्यू आ रही है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 टू वेवलेंथ की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कौन सी वेव आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मगर वो लाइट है, यानी आपको नज़र आएगी। ये जो बल्ब से निकल के वाइट लाइट आ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मगर इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज क्या है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, 0.5 टू मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये फ्रीक्वेंसी है। मेरे पास कोई लाइट आई, मेरे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, मैंने कैलकुलेशन करी, फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी आ गई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 है, ये 5 नहीं है। मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, मेरे पास आ गई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। मैं समझ जाऊंगा ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये लाइट है, लाइट के रीजन में है। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम कहते हैं, कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मुख्तलिफ डिवीजन में बांट दिया है, कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वेवलेंथ होगी तो रेडियो वेव होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेवलेंथ होगी तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा रे की। ठीक है, देखो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18
1 मल्टीप्लाई 10⁻20 इतनी ज़्यादा वेव्स आ रही हैं और वेवलेंथ सबसे छोटी होगी 1 मल्टीप्लाई 10⁻10, 1 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो फ्रीक्वेंसी और मैंने बताया था ना रिलेशन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ रही है, अगर वेवलेंथ छोटी हो रही है तो फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ती जा रही है। जब तक हम लाइट तक पहुंचे फ्रीक्वेंसी और छोटी हो गई, सॉरी वेवलेंथ और छोटी हो गई, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो समझ में आ गया पूरा डिटेल में कि क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम। अब जिंदगी भर इसे याद रखना, बड़ा प्यारा समझा दिया मैंने आप लोगों को। ये स्पेक्ट्रम चल रहा है, इसको अपने पास लिख लो। वेवलेंथ देखो, ये देखो मैं दिखाता हूँ, आपके पास बराबर में चल भी रहा होगा। ये देखो वेवलेंथ क्या हो रहा है, छोटी होती जा रही है। वेवलेंथ छोटी होती जा रही है ना, देखो ऐसे बनाया हुआ उन्होंने, ऐसे बनाया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक वेवलेंथ है। अब उन्होंने ये बिल्कुल बारीक सा बना दिया तो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक वेवलेंथ रहेगी। यहाँ बड़ी है वेवलेंथ, यहाँ छोटी है वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब ये जो बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है, तो रेडियो से रेडियो वेव, मोबाइल से और माइक्रोवेव से माइक्रोवेव, रिमोट से जो वेव आती है वो इंफ्रारेड, विजिबल जो आप आँख से देखते हो, अल्ट्रा वायलेट जो कि बहुत आपको आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, एक्सरे, गामा रे। ठीक है, अब जिंदगी भर इसे याद रखना। इसके साथ टेम्परेचर भी लिखा होगा नीचे, तो उसे भी देख लेना। अच्छा, अब अपना क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है पूरा। ठीक है, कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, खसूसियत। ट्रांसफर वेव, वैक्यूम में स्पीड और नो मीडियम। सही, बस यही चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी समझाऊँ ना, बहुत डिटेल में समझाऊँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, 1 मिनट, जस्ट मैं पेज निकाल लूँ। अच्छा, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये व्हाट आर लिखा हुआ, आई थिंक इस होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन ये सही है, आर लिखा हुआ है ना। व्हाट आर इलेक्ट्रो, सही से लिखते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो समझा दिया ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स, इट इज़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर ऑक्सिलेटिंग, नॉट मटेरियल रिक्वायर्ड। देखो समझ लो कि ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सही है, इसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये दोनों इस डायरेक्शन में मोशन करती हैं ना। ये ट्रांसफर वेव होती है, इसे वैक्यूम नहीं चाहिए होता, और ये वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ और कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। वही पॉइंट्स यहाँ भी लिखे जा सकते हैं। सही है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा कि आपको याद रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are TRAN ट्रांसवर्स वेव। सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसफर वेव होती है। इट कंटेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है
और ये ऑक्सिलेट करती है आपस में। ऑक्सिलेट मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सही है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। एक्सरे क्या होती है? क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे, असल था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने बहुत टाइम लगाया, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता ये तो कभी ज़िंदगी में आपको चीज़ समझ ही नहीं आनी है। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया आप लोगों के लिए कि आप लोग ज़िंदगी भर मेरे को दुआओं में याद रखो। यही तो आके मेहनत करनी होती है आप लोगों पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स रेस। अब एक्स रेस बताता हूँ होती क्या है। आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक इन मटेरियल की स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी, सॉरी मेटल्स लिखा हुआ है। इन मेटल्स। अब ये कैसे काम करती है मैं बताता हूं। एक्सप्लेन हाउ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, देखो समझना। सबसे पहले तो एक्स रे, आंसर देख लो। सबसे पहले तो एक्स रे। एक्सरे क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है एक्सरे। सही है, ये तो हमने पढ़ा दिया। और इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप देख सकते हो, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई भी थी पूरी की पूरी रेंज। अब एक्सरे क्या करती है पता है? फॉर एग्जांपल ये समझ लो यहां से एक्सरे निकल रही है। एक्सरे निकल रही है तो क्या निकल रही है? एक्सरे निकल रही है तो क्या निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। अब समझो यहां पर है कोई मेटल, कोई मेटल है। अब इस मेटल में ना यहां पर क्रैक है, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं क्रैक है। अब होगा क्या? ये पूरा का पूरा मेटल है, बीच में क्रैक है, यानी बोलते ना क्रैक आ जाना, बाल आ जाना, टूट जाना, जिसे आप टूट जाना भी समझते हो। अब एक्सरे आएगी, क्या आएगी? एक्सरे आएगी, ये गुजरेगी। अब जहां जहां पर मेटल बिल्कुल सही है वहां पर तो ये अब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब्जॉर्ब। जहां जहां मेटल बिल्कुल सही है वहां पर ये अब्जॉर्ब हो जाएगी। जहां पर मेटल टूटा हुआ है ना वहां से ये पास हो जाएगी। अब ये इस तरह की एक और इमेज आपको नीचे बनी हुई नजर आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि बीच में क्रैक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके हाथों का एक्सरे होता है ना, मैं ज़रा बताता हूँ होता क्या है। अल्लाह ना करे कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो, हाथ में कभी फ्रैक्चर हो या टूटे, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में इंसान है तो रहते हैं मामला। तो सही से समझ लो ये चीज़ हो रही होती है आपके साथ और एक्सरे नज़र नहीं आती, समझना, याद रखना, आंखों से नज़र नहीं आती। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मगर आंखों से नज़र आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है। मगर एक्सरे की वेवलेंथ छोटी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो नज़र नहीं आती। होता क्या है, मेरे ना यहाँ पर बचपने में हुआ, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो चुका है हाथ। यहाँ पर मेरे गाड़ी वाले ने आके हिट करा था मेन रोड पर, तो मेरा ये वाला जो हाथ है, क्योंकि मैं यूँ उल्टा हो गया था तो गाड़ी वाले ने यूँ आके मुझे हिट कर दिया था, तो डायरेक्ट इस पर इम्पैक्ट आया था मेरे। ठीक है, आई थिंक गाड़ी वाले ने या तो इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट किया था या मैं रोड पे जाके गिरा था तो मेरे ये इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा बचाया था मुझे उस दिन। तो ये हो गया, अब मेरा हाथ बंद नहीं हो रहा ना खुल रहा, क्योंकि वो बीच में अटक रहा था। तो अब हुआ क्या, अब मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, एक्सरे कराया गया। एक्सरे में उन्होंने मेरा हाथ यूँ रखा, क्योंकि हमें तो पता चल जाता है ना कि यहाँ हमारे दर्द हो रहा है, तो पूरी बॉडी का तो एक्सरे नहीं करते, जहाँ हमें दर्द हो रहा होता है, जहाँ पर सूजन आ रही होती है उधर का एक्सरे करते हैं, ये सब हम बात जानते हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ एक्सरे की मशीन पर रखवाया। जब एक्सरे की मशीन पे मेरा हाथ रखा गया इस तरह से, तो एक्सरे ऊपर से आके पड़ी। अब जहाँ जहाँ मेरा हाथ बिल्कुल ठीक था वहाँ से लाइट, वहाँ से एक्सरे अब्जॉर्ब हो गई, यानी मेरे हाथ पर आके अब्जॉर्ब होना शुरू हो गई। जहाँ से क्रैक आ गया था वहाँ से गुजर गई, बगैर हाथ खोले पता चल गया कि क्या हुआ हुआ है। तो नीचे जाके फिर वो एक्सरे का पेज बन जाता है, एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है,
तो फिर वो न्यू डॉक्टर ने यूँ देखा, पता चल गया कि हाँ यहाँ क्रैक आ गया है। ठीक है, तो बात समझ आई कि किस तरह से काम करता है ये। तो इस तरह से आपके पास ये एक्सरे वर्क करती है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी एक्सरे वाली शॉप पे, सॉरी शॉप बोल रहा हूँ, किसी एक्सरे वाले क्लिनिक पे या लैब में ले जाकर आपको एक्सरे मशीन पूरी विजिबल करा दूंगा, ताकि पढ़ने का मज़ा आए। अब ये डायग्राम बना लो अच्छी सी। मेटल में भी कर सकते हो, सिर्फ इंसान के हाथ पर नहीं है, मेटल में भी एक्सरे कर सकते हो आप। अब देखो वर्डिंग लिख लो, एक्सरे हैव हाई, पेनिट्रेट का मतलब घुस जाना, किसी चीज के आर पार हो जाना। हाई पेनिट्रेटिंग पावर, यानी ये किसी चीज में से आर पार हो जाती है। सो दे कैन पास थ्रू मेटल्स। समझ गए? एक्सरे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर सो दे कैन पास थ्रू मेटल्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप पूरा चल रहा है बराबर में, उसे देख लेना। अच्छा, अब न्यूमेरिकल करते हैं। आसान से, ज़्यादा मुश्किल नहीं। मैंने बहुत डिटेल में ये चैप्टर समझा रहा हूँ, मैं उसकी वजह फिर बता देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में एक्सरे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पता हो। जो भी बच्चा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करता है या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करता है, तो उनको इस चीज़ों का बहुत हद तक पता होता है, उनका बड़ा कॉन्सेप्ट इस चीज़ों पे क्लियर होता है। लेकिन स्टार्ट तो बेसिक से ही मिलती है ना। रूबी लेज़र, लेज़र भी एक्सरे निकालता है, इसलिए कराया जा रहा है। रूबी लेज़र इमेट द बीम, BEAM, भीम, ये बीम है, भीम नहीं है, ऑफ रेड लाइट हैविंग वेव लेंथ। वेवलेंथ कितनी है? 694.3 नैनो मीटर। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। आओ ज़रा देखते हैं भाइयों बहनों, हमारे प्यारे भाइयों बहनों स्टूडेंट्स। मिटा देता हूँ, पहले मिटा दूँ सर? बिल्कुल मिटा दें। अच्छा, एक बात मैंने शुरू में कही थी आपको, तो वो बात मैं आपसे करता हूँ। क्या बात कही थी? मैं तो भूल ही गया। चलो, नहीं भूला, मैं बताता हूँ क्या बात कही थी। आई होप, हाँ याद आ गई। अक्सर मुझे लोग बोलते हैं आप बहुत चीज़ें भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है, मैं भूलता नहीं हूँ, बस ये है कि कुछ और चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, तो वो चीज़ें याद नहीं आती जो मैं सोच रहा होता हूँ। तो दिमाग पे जोर डालो तो आ जाती है। चलो, आसान है बहुत, देखते हैं। देखो, रूबी लेज़र, ये इस तरह से लेज़र होती है। अब उसे रूबी लेज़र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें से रेड लाइट निकल रही है। सही है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी रेड लाइट, क्या होगी आपके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो गिवन डेटा, अब देखो टू फाइंड। अब वेवलेंथ कितनी दे दी आपको? लैम्डा इज, फ्रीक्वेंसी पता करने का कह रहे हैं। अब आप बोलोगे सर वेवलेंथ से पता हो जाएगी, अभी बताता हूं। फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी था शुरू में, 694.3 नैनोमीटर। नैनो का मतलब है मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। प्रीफिक्स पढ़े होंगे ना, ये प्रीफिक्स है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, C 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। फौरन आप बोलोगे सर क्यों? क्या बोला है बेटा? लाइट बोला है ना। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये तो कांस्टेंट है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है आपको कि ये क्या है। सोल्यूशन, कुछ चीज़ें इसलिए बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो फिक्स होती हैं। C इज इक्वल टू एफ लेमडा।
C अपॉन लेमडा और ये F, F इज इक्वल टू C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, लेमडा कितना है 694.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, बस सही है। कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अब मज़े की बात है मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है नहीं, कोई मसला नहीं है। देखो बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के कैलकुलेट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी। आप लोगों के पास भी नहीं होगा ना कैलकुलेटर, अब मैं तो कर लेता हूँ आसानी से। अब देखो बेसिस सेम पावरें ऐड हो जाएंगी, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो गया 17। अच्छा 694.3, 3 को डिवाइड करा दो, सिर्फ 3 को करना, इसको लिखे रहने देना। ये इतना तो कैलकुलेटर आपके पास है ना, तो 3 डिवाइडेड बाय 694.3 तो आ रहा है 0.00432 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। अब इस पॉइंट को यहां मूव कराओ, 1 2 3, तो क्या हो गया 4.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। पॉइंट कितने मूव कराए थे 1 2 3, तो -3 कर दो, तो F इज इक्वल टू 4.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 हर्ट्स। देखा आपके सामने बगैर, ये तो कैलकुलेटर से कर सकते हो ना, ये पॉकेट कैलकुलेटर तो अलाउ होता है ना। देखते सही है, जवाब गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया, बिल्कुल 100% एक्यूरेट आया। वो क्यों आया एक्यूरेट, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया था। अब अगर मोबाइल कैलकुलेटर अलाउ ना हो ना, वैसे तो मोबाइल भी अलाउ नहीं है, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, अब हम अपना करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 0, 0 का मतलब 2। न्यूमेरिकल नंबर 0, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों को कुछ बात बतानी थी। देखो बेटा एक बात बताता हूँ, ये कुदरत का कानून है कि अगर आज कोई परेशान है ना, वो ज़रूर कुछ टाइम बाद खुश होगा, और अगर आज कोई बहुत खुश है तो वो ज़रूर कुछ टाइम बाद परेशान होगा। तो खुशी और गमी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लोग खुशी में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर आपको कोई बहुत बड़ा समझ लो बिजनेस मिल गया, तो आप हर किसी को मिठाई खिला रहे हैं, चलो अच्छी बात है, अपने करीबी लोगों को मिठाई खिलाना, मगर आप इतना ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि लोग देख के बोल रहे हैं कि यार क्या हो गया ऐसे, और गम आ गया आपके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर किसी को अपनी टेंशन बता रहे हैं, हर कोई आपके लिए अफसोस कर रहा है। ये नहीं करो, अपनी परेशानी और टेंशन सिर्फ अल्लाह की ज़ात को बताओ, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी परेशानी और टेंशन को दूर कर देगा। ठीक है, तो जब भी परेशानी आए, टेंशन आए, सब्र, बिल्कुल चुप खामोश। देखो ऐसा खामोश नहीं होना, ऐसा चुप नहीं होना कि लोग बोले अरे तो परेशान चल रहा है। अपनी आदत ही खामोशी वाली बना लो। यकीन मानो वो इंसान जिनके पास खामोशी की दौलत है ना, वो आज भी कामयाब हैं, कल भी कामयाब हैं, परसों भी कामयाब है, हमेशा कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब है। क्यों? क्योंकि जब परेशानी और मुश्किल आती है, यानी इंसान जब खामोश रहता है, कम बोलता है, तो जब उस पर परेशानी और मुश्किल आती है तो भी लोग पहचान नहीं पाते कि उस पर आई हुई है परेशानी या मुश्किल या नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत ही खामोशी थी, वो खामोश रहता था। तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, सिर्फ एक अपनी चीज़ दिमाग में बिठा लो कि मैंने सिर्फ अपनी परेशानी अल्लाह की ज़ात से डिस्कस करनी है और किसी से डिस्कस नहीं करनी। हाँ, अब देखो ये, अब आप में से शायद कोई बच्चा ये सोचे सर अगर मैं बीमार हो गया तो डॉक्टर को भी नहीं बताओ। डॉक्टर को बताओ, देखो अल्लाह ताला से आपने दुआ कर ली, दुआ करोगे तो अपनी परेशानी अल्लाह को ही बताओगे ना। डॉक्टर को आपने बताना है, उनको तो बताना ही है जिनसे हल है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई पुलिस का वाक़या हो गया है, चोरी चकारी हो गई, तो पुलिस को तो बताओगे ना, उनका तो काम है। इसी तरह कोई परेशानी आ गई है तो फिर डॉक्टर को बताओगे, बीमारी आ गई है।
मगर दोस्तों को भी बता रहे हो, रिश्तेदारों को भी बता रहे हो, स्टेटस भी लगा रहे हो, ख़ानदान वालों को भी बता रहे हो, स्कूल वालों को भी बता रहे हो, कॉलेज वालों को भी बता रहे हो, सबको बता रहे हो कि परेशानी आई हुई है। ये ज़रूरी नहीं है, बस समझ गए बात को। सब्र करो, परेशानी और मुश्किलात में सब्र करो, और जब खुशियाँ आ जाएं तो खुशियों का इजहार अच्छी तरीके से करो, मतलब शुक्राने के नवाफिल पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपको खुशियों से नवाजा, और इतना खुश हो कि सामने वाले को परेशानी ना हो। अक्सर होता है कि भाई कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं तो फिर जो कोई बंदा दुखी होता है वो और परेशान होने लग जाता है, दुख होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास साइकिल है, बाइक है, तो वो परेशान है चीज़ों को लेकर। अब आपने कोई बड़ी गाड़ी ख़रीद ली है, आप उसको दुनिया को दिखा रहे हो, तो इस चीज़ से बचो, दिखावे से बचो, सिंपल अल्फाज, ठीक है। तरबियत करने एक टीचर का काम होता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बता देता हूँ जब जब मुझे ये ठीक लगता है। तो मैं ये बस यही चाहता हूँ कि आप सिर्फ अच्छे स्टूडेंट ना बनो, अच्छे इंसान भी बनो। अगर वो आपका ए ग्रेड आ रहा है ना, तो वो ए ग्रेड आपके किरदार से भी नज़र आना चाहिए। लोग बोले कि हाँ ये बच्चा तो ए ग्रेड डिज़र्व करता ही है। ये ना हो कि आप सबको बदतमीज़ी कर रहे हो, बोलो यार मेरा तो ए ग्रेड आ गया, मैंने इतनी सी मेहनत करी थी, ये वो, इससे फिर नज़र भी लग जाती है। पता है, एमआरआई मशीन आपने देखी होगी। अच्छा, क्या कहते हैं कहने वाले, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये वो दे दिए, वेवलेंथ दे दिए, ठीक है। अब अगेन आपने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। गिवन डेटा लिख लेते हैं और टू फाइंड। तो अब जिंदगी भर याद रखना, ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। 3 मीटर फ्रीक्वेंसी इस, वो तो पता करनी है। अच्छा, वेलोसिटी देख लो, स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं 3 × 10⁸, ठीक है। सोल्यूशन जहाँ समझना है ना कि वेलोसिटी क्या है, तो 3 × 10⁸ रख के सॉल्व कर लेना। v = f लैम्डा। v क्या है, 3 × 10⁸ और 3 से 3 कैंसिल हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1 × 10⁸ हर्ट्स। देखा, आप ही के उससे मैंने पता कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये देखो, कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। देखो ना, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, कैंसिल हो गया। अच्छा, अब एक सवाल और है, वो कर लेते हैं। लॉन्ग है तो वो मैं समझा देता हूँ क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। पहला लॉन्ग यहाँ लिखते हैं ना, अब लॉन्ग सवाल का ये होता है कि उसको शॉर्ट से ही लिंक होता है, तो इतना मुश्किल नहीं पड़ता। ज़िंदगी में ना एक अच्छा दोस्त होना बड़ी नेमत है यार। अगर एक अच्छा दोस्त मिल जाए ना, मज़ा आ जाए। ब्रीफली एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वही पहला वाला सवाल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कि भाई एक तो ये TRAN, ट्रांसवर्स, यार ये N क्यों नहीं बन रहा मुझसे, ट्रांसवर्स, देखो कितनी ज़्यादा स्पेलिंग लिख दी, ट्रांसवर्स वेव होती है। दूसरा ये कि इसकी स्पीड वैक्यूम में, फिर कह रहा हूँ वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, और इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। बस इसी को डिटेल में एक्सप्लेन कर दो अपनी वर्डिंग में, हो गया। सही लिखा हुआ भी आप बराबर में पढ़ भी सकते हो, जस्ट पढ़ने का काम है, और कोई काम नहीं है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन लाइक रेडियो वेव, लाइट, एक्सरे आर ऑल पार्ट्स ऑफ वन फैमिली, हाउ आर दे रिलेट। ये क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है? अच्छा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो आप खुद करोगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो खुद करोगे। मैंने अब सारी पढ़ा दी है कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लाइट, एक्सरे, गामा रे, सही है, सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो ये चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कराया, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से याद रखोगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद